नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कक्षा 10वीं में अपने भी NCERT कोर्स लागू हो चुका है, जिसमें अपन अपनी विज्ञान पढ़ रहे थे। विज्ञान में अपन पहला पार्ट पढ़ रहे थे। तो पहले पार्ट में हम देख चुके थे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक समीकरण क्या होती है। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तो अपने को समझना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, और आपसे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको रासायनिक समीकरण दे देगा और आपको क्या करना होता है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना होता है। उससे पहले बता दूं कि अभी भी जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने को देखना है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना है, तो किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को अपने को संतुलित करना है। तो अपने को कोई भी समीकरण दी जाती है, जैसे कि अपने एग्जाम्पल लेते हैं, हमें फेरस प्लस जल दिया हुआ है Fe प्लस H2O, और अपने को अभिक्रिया से क्या मिला, Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आपको संतुलित करना है। तो आपको कुछ मैं स्टेप्स बता रहा हूँ यहाँ पर। तो स्टेप को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, आसानी से रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। और जब आप सीख जाए तो आपको स्टेप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अभी हम बिल्कुल सीखे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और उसके लिए अभी हमें क्या करने, स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप देखिए कि सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। तो जितने भी अपने पास फॉर्मूले दे रखे हैं उनके सबके पास अपन ने क्या कर लिया, बॉक्स बना लिए, देख लीजिए। अब अगली स्टेप में क्या करने वाले हैं कि असंतुलित समीकरण, अभी असंतुलित होती नहीं है, तो असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेंगे। इस समीकरण में जितने भी तत्व परमाणु उपस्थित हैं उनकी क्या करेंगे, अपन टेबल बना के संख्या लिख लेंगे, किसमें कितनी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने तत्व लिखे हैं अभिकारकों में और उत्पादों में। एक तरफ अभिकारक लिखना है और एक तरफ उत्पाद लिखना है। अभिकारकों को हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष कहा जाता है, और उत्पाद को अपन ने राइट हैंड साइड में लिखते हैं, जिसको दायां पक्ष कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभिकारक देखते हैं यहाँ पर फेरस। तो इधर क्रियाकारक में, अभिकारक में फेरस कितना है, 1 है। इधर से हाइड्रोजन की बात करें तो कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है, 1 है। और इधर फेरस कितना है, 3 है। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ये तो बेसिकली इसके बारे में हो गई, संख्या अपने लिख ली। चलिए स्टेप 2 हो गई होगी, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 3 देखते हैं। तो सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करो, कि अपने को सुविधा, भाई आसानी किसमें होगी, तो सबसे अधिक परमाणु जिसमें होंगे ना, सबसे पहले उसको अपन संतुलित करने वाले हैं। अब वो चाहे अभिकारक भी हो सकता है और या उत्पाद भी हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि आप अभिकारक को ही ले या उत्पाद को ही ले। जिसमें ज़्यादा परमाणु हो, वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, किसी एक को आप ले सकते हो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनेंगे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जिसमें परमाणु है उसको चुनेंगे। तो अब देखिए, और उसको ही अपन यहाँ पर क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर सर्वाधिक जो है वो कौन है, Fe3O4 जो कि कहाँ पर है, उत्पाद में है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, संतुलित करने वाले हैं। चलिए ऑक्सीजन को अपन संतुलित करते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में भी देखना है और अपनों को कहाँ देखना है, उत्पाद में भी। और प्रारंभ की स्थिति देखनी है। प्रारंभ में अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और कहाँ पे है वो, H2O में है। H2O में सिर्फ 1 ऑक्सीजन है अभिकारक में। और उत्पाद में कितने दिख रहे हैं अपने को, 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। देखो ये Fe3O4 में ऑक्सीजन यहाँ पर कितने दिख रहे हैं अपने को, 4 दिख रहे हैं। अब यहाँ पर 4 हो गए और इधर कितना है, 1 है। तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से अपने को गुणा करना पड़ेगा। तो अपन ने इसको 1 को किससे गुणा कर दिया, 4 से। तो इधर भी 4 हो गए और इधर भी कितने हो गए, 4। यानी कि 4 को अपन किससे गुणा किया, H2O को किससे गुणा किया अपन ने यहाँ पर, 4 से। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ
कि परमाणुओं को संख्या को बराबर करने के लिए अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। आपने जो बॉक्स के अंदर लिखा है, बॉक्स में जो डाला है, उस यौगिक को आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, उसके सूत्र को नहीं बदल सकते हो। जैसे कि अगर मैंने बताऊं कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए अपन ने किससे गुणा किया है, 4 से, तो 4H2 अपन लिख सकते हैं, 4H2 अपन इसको लिख सकते हैं। परंतु अपन चाहें H2O4 नहीं हो सकता और H2O के 4 भी नहीं हो सकता, इस प्रकार से अपन इसको नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ आगे 4 अपन लगा सकते हैं। तो देखिए आंशिक संतुलित समीकरण को देखो, जो थोड़ी सी संतुलित क्या है, फेरस है, और ये 4H2O को अपन ने गुणा कर दिया, तो Fe3O4 प्लस H2। तो अभी यहाँ तक अपन पहुँचे। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए चरण 4 में कि फेरस और हाइड्रोजन अभी भी संतुलित नहीं है। अभी अपन ने किसको संतुलित किया है, ऑक्सीजन को। तो अब किसकी बारी आती है, हाइड्रोजन की बारी आती है। देखिए हाइड्रोजन के परमाणु देखते हैं अपन, अभिकारकों में देखते हैं और उत्पादों में देखते हैं। तो प्रारंभ में हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर 8 हैं। 8 कैसे हो गए, 4H2O, तो 4 तो पहले से ही, H2 4 दूनी 8 हो गए, तो 8 हाइड्रोजन है। और उत्पाद में कितना, H2 है, H2 में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो इधर 8 है, इधर कितने हैं, 2 है। संतुलित करना है तो इस 2 को किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। जो ही आप 4 से गुणा करोगे तो इधर भी हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे और इधर भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। तो देखिए अब क्या हो गया, फेरस 4H2O, ये ऐसा कैसा है इसी। अब इस H2 को अपन ने किससे गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सी और समीकरण क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है, 4H2 हो गया। अब अगली स्टेप में देखते हैं चरण 5 में। अब सिर्फ बचता है फेरस। तो फेरस के बारे में देखते हैं। तो अभिकारकों में फेरस को देखते हैं और उत्पादों में फेरस को देखते हैं। अभिकारक में फेरस कितना दिख रहा है अपने को, 1 ही देखिए, और यहाँ उत्पाद में कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो अपने को 3 करना है इधर भी, तो अपन किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो फेरस को किससे गुणा कर देते हैं यहाँ पर, 3 से। तो क्या हो जाएगा, फेरस भी संतुलित हो जाएगा। देखिए आगे, ये देखिए 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये क्या हो जाते हैं, संतुलित समीकरण हो जाती है। यानी अपन कह सकते हैं कि चरण 6 में अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। देखिए तो इधर 3Fe है, इधर भी 3Fe है, ठीक है जी। इधर 8 H2 हाइड्रोजन है और इधर भी क्या है, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है जी, 4 दूनी 8। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर भी कितने हैं, 4। इसका मतलब ये समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण है। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए जो विधि होती है उसको बोला जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि यानी कि अपन हिंदी में अनुमान विधि भी इसको कह सकते हैं। यानी दोनों ओर के परमाणुओं यानी कि अणुओं को संतुलित करने के लिए संख्या को घटा या बढ़ा जा सकते हैं और इस विधि को अनुमान विधि कहा जाता है। यानी कि घटा या बढ़ा सकते हैं, संख्या बढ़ा भी सकते हैं और संख्या घटा भी सकते हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है, अनुमान विधि, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहा जाता है। चलिए अगली स्टेप को देखते हैं अपन, चरण नंबर 7 को, कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपन भौतिक अवस्थाओं के संकेत किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपने पास है ठोस, द्रव, गैस और जलीय द्रव। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, जिसको अपन एस से दिखा सकते हैं। लिक्विड को बोलते हैं द्रव, एल से। गैस को जी से। और एक्वस फ्लूइड या एक्वस सॉल्यूशन AQ से अपन इसको दिखाते हैं। अब संतुलित समीकरण को देखिए किस प्रकार संतुलित समीकरण हो जाती है। तो 3Fe जो कि ठोस अवस्था में अपन ने लिए, 4H2O जो अपन गैस अवस्था में लिए, और बन गया Fe3O4 जो कि ठोस अवस्था में, और यहाँ पर बन जाता है हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर जो अपन ने देखा अभी H2O क्या है, गैस अवस्था में। तो बेसिकली देखो यहाँ पर जल की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। फॉर्मूला इनका सेम होता है H2O, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता है, परंतु अवस्था इसकी बदलती है। ठोस होता है बर्फ, द्रव होता है पानी और गैस होता है भाप। तो पानी, ये अपने 3 भौतिक अवस्थाएं इसकी देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्राय हर समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि ये आवश्यक नहीं हो। अगर आवश्यक नहीं हो तो आप भौतिक अवस्था को शामिल करो तब भी ठीक है, नहीं करो तब भी ठीक है। अब देखिए जो भौतिक अवस्था के बाद में अपन आगे बात करें कि कभी कभी अभिक्रियाओं में परिस्थितियां होती है, जैसे कि ताप दे दिया जाए, दाब दे दिया जाए, उत्प्रेरक दे दिया जाए। तो उसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, तीर के ऊपर, निशान के ऊपर या नीचे अपन लिख सकते हैं। टेम्परेचर को अपन डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं या फिर केल्विन में अपन लिख सकते हैं। और दाब को अपन ATM में लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब।
और उत्प्रेरक, इन सबको अपन तीर के निशान के ऊपर या नीचे ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO गैस, और हाइड्रोजन से इसकी अभिक्रिया करवाए तो बन गया मैथेनॉल, CH3OH लिक्विड में। और यहाँ पर अपन ने जो प्रेशर लगाया वो कितना लगाया अपन ने, 340 ATM का लगाया। अगली अभिक्रिया देखो, अब इसमें देखो जो प्रेशर लगाया उसको अपन तीर के निशान के ऊपर लिखा है। अगली अभिक्रिया है 6 CO2 प्लस 12 H2O, इसको अपन ने अभिक्रिया करवाई सूर्य के प्रकाश में तो क्लोरोफिल बन जाता है। तो क्लोरोफिल के साथ साथ क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6 यानी C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और बिल्कुल सेम फॉर्मूला सुक्रोज का भी होता है। अगर शक्कर को अपन तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और सुक्रोज में टूटती है, जो सूत्र उनका होता है C6H12O6। यहाँ पर बन गया 6O2, ऑक्सीजन बन गई 6, और 6 ही क्या बन गए, जल के अणु बन गए यहाँ पर। तो यहाँ देखिए अपन ने जो उत्प्रेरक काम में लिया सूर्य का प्रकाश, जिसको अपन ध्यान रखना है यहाँ पर H न्यू भी लिखते हैं। सूर्य के प्रकाश को अपन किससे निकालते हैं, H न्यू, यू नहीं, इसको लिखते हैं न्यू। न्यू क्यों होता है, देखिए ये तो H हो गया आपका H, और ये V है, V को थोड़ा सा ऐसे कर दे तो इसको बोल देंगे न्यू, H न्यू, यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया। अगर आप H न्यू भी लिख दोगे ना तो समझ जाना ये क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्प्रेरक हो या ताप हो या दाब हो तो अपन कहाँ लिख सकते हैं, उसको तीर के निशान के ऊपर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिया है। आगे वीडियो में बहुत सारे समीकरण आएंगे तो आप उनको बैठ के आराम से घर पर क्या कर सकते हो, संतुलित करना सीख सकते हो। अगले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे प्रकार की अपने रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, विद डायग्राम अपन पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो को भी बिल्कुल मिस ना करें। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।